So now we are, एक मिनट, हाँ, we have started, so let's go. Okay, so let me tell you कि आज हमने क्या करना है. सबसे पहले ना I'll tell you कि basic paper structure क्या है, ठीक है. So we have around 4 things to do in the entire A level. By the time you graduate 2028 में we have 4 things, सही है. AS में we have P1 and we have an option of doing S1 or M1. अच्छा, M1 जो है is related to mechanics, ठीक है. मैकेनिक्स क्या हो जाता है, जैसे kinematics हो गया, forces हो गया, work energy power हो गया, momentum हो गया, and these are the only 4 things you have to cover in mechanics. तो थोड़ा सा what? Yes. So अच्छा, लेकिन it might sound like this is physics, but क्या है कि वहाँ पे आप क्या करते हो, ज़्यादा थ्योरी करते हो, डेफिनेशंस करते हो. We have a mathematical aspect to it के यहाँ पे हम calculations कर रहे होते हैं उसकी. So if anyone is like purely coming from the commerce background, जैसे normally बच्चे मुझे question करते हैं कि सर मैं तो सर economics पढ़ के आया हूँ, बेचारा मैं कैसे करूँगा ये mechanics, मैंने तो physics पढ़ी नहीं है. मैं कहता हूँ भाई हो जाएगा यार, कोई बात नहीं, इसमें maths ही है. तो it's all math with some physics names, यूँ कह लो, simple as that. तो अच्छा, स्टैट्स में क्या होगा, स्टैट्स थोड़ा सा बच्चों को ड्राई लगता है क्योंकि इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, चांसेस, डेटा. तो इसमें हम लोग पता है क्या पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग डेटा पढ़ रहे हैं. डेटा में मतलब हम लोग मीन, मीडियन, मोड, तुमने पढ़ा होगा ओ लेवल्स में. ओ लेवल्स में स्टेटिस्टिक्स किया, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, हिस्टोग्राम, अच्छा होता है वो. सो इफ़ यू लाइक दैट दिस वुड बी नाइस फॉर यू. सो इसमें पहला चैप्टर तो हम यही करेंगे. उसके बाद हम लोग करेंगे इसके अंदर प्रोबेबिलिटी. सो 90% ऑफ द statistics is all probability, and by the way this is my specialty. Why? Because I did risk management. Risk management is all forecasting, probability, models, mathematical models. So it's a lot of pure math, calculus, statistics, probability, so all of that. So I know how to teach this. I feel like that. So I hope you will feel the same. So mechanics में क्या होने वाला है, तो ये है हमारा statistics वाला part. मैं तुम लोग को आज चीज़ें इसलिए करना चाहता हूँ क्लियर, क्योंकि यूजुअली बच्चे मैंने देखा है दे लाइक गेट इनटू अपर क्लासेस एंड दे डोंट इवन नो कि यार हो रहा क्या है पूरे ए लेवल मैथ्स में, यानी हम क्या क्या पढ़ने वाले. मैकेनिक्स में क्या होगा, मैकेनिक्स में मैंने तुम लोग को बता दिया. मैकेनिक्स में हम लोग करने वाले हैं किनेमैटिक्स, ठीक है. और किनेमैटिक्स के बाद हम करेंगे फोर्सेस, और फोर्सेस के बाद हम लोग करेंगे वर्क एनर्जी पावर. और हम लोग इतने सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, तुम लोग बोलोगे सर ये तो मुझे कहीं से भी फिजिक्स नहीं लग रही. सिंपल मैथ्स के छोटे छोटे फॉर्मूले, लिटरली इसमें हम लोग सिर्फ सिमल्टेनियस इक्वेशंस कर रहे होंगे पूरे M1 के अंदर. सिमल्टेनियस इक्वेशंस पता है ना, जैसे हम पहले XY फाइंड करते थे या तो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन लगाते थे, बस हम बार बार डिफरेंट सिनेरियोज़ में सिमल्टेनियस इक्वेशंस क्रिएट कर रहे होंगे, उनको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर रहे होंगे. और उसके पीछे वो कॉन्सेप्ट्स होंगे फोर्सेस के, किनेमैटिक्स के, और ये वर्क एनर्जी पावर, इन सब के. तो इट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल, ठीक है. मोमेंटम ये 2020 में ऐड हुआ था, पहले नहीं होता था मोमेंटम. सो माई स्पेलिंग्स आर वेरी ऑफ, तो अ लिटिल बिट डिस्लेक्सिक, तो कहीं पे मेरी स्पेलिंग्स गलत लगे तो मुझे पता. तो P1 के अंदर वो उम्मे कुलसुम ऐसे देख रही है, ये क्या हो रहा है भाई, मैं कहाँ आ गई हूँ ये. अच्छा देखो, P1 में P1 तुम लोग को पता है क्या होता है. एज इन P से हम कह रहे हैं प्योर मैथ्स. प्योर मैथ्स कोई मुझे बताएगा क्या होता है, एनीवन? अब नॉर्मली एड मैथ्स जो बच्चे पढ़ के आते हैं या ए लेवल से जो बच्चे आते हैं वो कहते हैं सर हमने तो एड मैथ्स नहीं पढ़ा. तो इसका मतलब है बहुत अच्छी बात है, आपने नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लेंगे हम. एड मैथ्स में हमें वहाँ पे ओ लेवल्स में 24 चैप्टर्स पढ़ाते हैं, यानी कि इफ़ आई ब्रेक डाउन कम्प्लीटली, यहाँ पे हम उनमें से सिर्फ 10 to 12 पढ़ रहे होते हैं. तो इफ़ यू हैवंट डन एड मैथ्स इट रियली डजंट मैटर. मैथ आनी चाहिए बस. मैथ भी ये कि मैंने बताया कि कितने बिलो लेवल पे भी हो तो भी हम उठा देंगे, मसला नहीं है. इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी. एंड ए लेवल्स का जो पेपर आता है ना यार, वो इतना रिडंडेंट है कि मतलब अगर आप 5-6 साल के फुल ऑन पास पेपर्स करके 2 times रिपीट कर लो, यू कैन जस्ट ईजिली गेट इट. अभी उम्मे कुलसुम की तरह है वह स्टूडेंट रबिया इन सेंट माइकल्स, शी इज़ माशाल्लाह से गॉट. अब AS लेवल पर डिस्टिंक्शन मिलता नहीं है, लेकिन 100 on 100 आया हुआ उसको दोनों में. सो वी माइकल्स में हम लोग ये वाला कॉम्बिनेशन करते हैं. हम लोग प्योर मैथ्स करते हैं और स्टैट्स करते हैं फर्स्ट ईयर में. तो ये मैं जो सब बता रहा हूँ ये किसके लिए बता रहा हूँ, एक दफ़ा फिर आई एम टॉकिंग इट अबाउट AS लेवल.
ठीक है। जब आप A2 में जाओगे, एंड बाय द वे आई विल शेयर दिस PDF एज वेल, ठीक है, ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप दैट Umm Kulthum will create hopefully today. So as soon as you get to create it, I'll just share it and also share the link of the video that is getting recorded, ठीक है, तो you can just revise it if you'd like to, otherwise you don't need to. तो A2 में हम लोग क्या करने वाले हैं, A2 में we will do P3, बिकॉज A लेवल्स का अवार्ड आपको तब होता है जब आप P3 तक प्योर कंटेंट कंप्लीट कर लेते हैं। हम लोग बात कर रहे थे यार प्योर कंटेंट होता क्या है, इट्स अबाउट कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये हम लोग बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे कर रहे हैं कि जो आगे जाके ना जो कैलकुलस होती है ना, ये हर चीज़ में घुसी हुई होती है। आपका इकोनॉमिक्स में चले जाओ, बीट इन द रिसर्च ऑफ बायोमेडिसिन, बी जहाँ पे भी डेटा है ना, और जहाँ पे भी डेटा में रिसर्च हो रही है ना, एंड उसमें स्टेटिस्टिक्स हो रही है, टेबल और एक्सेल शीट्स बन के होती है, क्योंकि टेराबाइट्स ऑफ डेटा होता है। प्रोफेशनली तो छोटे छोटे टेबल तो नहीं होते हैं वो जिस तरह हम ओ लेवल्स में करते थे, 5 वैल्यूज़ हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज़ होती हैं, उनके बड़े बड़े टेबल्स होते हैं, सही। तो जहाँ पे भी डेटा होगा ना, उसके साथ कैलकुलस डेफिनेटली होगी, क्योंकि जो इकोनॉमिक मॉडल्स या जितने भी मॉडल्स बनते हैं ना, वो बनते ही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के थ्रू हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता मैं तुम लोग को समझाऊंगा, ज़्यादा हम फैंसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करेंगे शो ऑफ के लिए, हम सिंपल रखेंगे, सही है। तो प्योर मैथ इज़ ऑल अबाउट के प्लस माइनस हो रहा कैसे होता है, जैसे सिमल्टेनियस इक्वेशंस करते हैं तो एक्स वाई में करते हैं तो कैसे हो रहा होता है, दिस इज़ ऑल प्योर मैथ। स्टैट्स का मैंने बता दिया, मैकेनिक्स का मैंने बता दिया। अच्छा, अब जब हम A2 में होपफुली इफ़ वी आर देयर, तो हम लोग इसमें प्योर मैथ करेंगे और हमारा प्योर मैथ यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा। एंड बाय द वे यहाँ पे हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 40% ऑफ द प्योर मैथ कर रहे होते हैं और यहाँ पे आके हम बाकी का रिमेनिंग 60% कंप्लीट करते हैं। अब तुम्हें एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि P2 कहाँ गया बीच में से, P1 से डायरेक्ट P3 आ गया। अब जाके ए लेवल मैथ से ही ये चीज़ शुरू हो रही है कि मॉड्यूलर का मतलब हो गया कि जैसे पियर्सन एट एक्सेल में तो ये चीज़ है कि आपने एक चैप्टर पढ़ा या आपने मिड टर्म तक अगर 3 चैप्टर्स पढ़ लिए तो आप बोर्ड एग्जाम वो 3 चैप्टर्स का दे दो, वो 3 चैप्टर्स आपके हो गए, उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको। सो दिस इज़ मॉड्यूलर, कि आपको डिफरेंट मॉड्यूल्स में वो जो है ना पढ़ाते हैं, पूरा एक कॉम्पोजिट एग्जाम नहीं लेते कि आपको पूरे 12 चैप्टर्स के बाद एक फाइनल एग्जाम हो गया एंड दैट विल डिसाइड द ग्रेड। तो उन्होंने अब आसान कर दिया, मॉड्यूलर कर दिया और मैथ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये इंप्लीमेंट होगा नेक्स्ट ईयर, तो हमें तो करना पड़ेगा, वरना ये बहुत आसान हो जाता है बच्चों के लिए कि भाई 3 का एग्ज़ाम ले लो, अगले 3 का अगले आगे ले लेना, तो वो ईजी है, लोड कम होता जाता है। लेकिन मुझे लगता है एक ही बात है यार, आप बाकी सब्जेक्ट्स भी तो मैनेज कर रहे हो तो, लेकिन खैर अभी क्योंकि मैथ्स पे ये लोग इम्प्लीमेंट करके देख रहे हैं, तो ये मैं तुम लोगों से, ये लेटेस्ट अपडेट है, ये लेटेस्ट न्यूज़ है कि ये होने वाला है। मॉड्यूलर स्टडीज़ आ रही हैं जिसमें अभी तक हम लोग सिर्फ 2 सेशंस में एग्ज़ाम देते हैं ना कि भाई अक्टूबर नवंबर हो गया या फिर मई जून में हो जाएगा। अब ऐसा भी होगा कि स्कूल के हिसाब से डिसाइड होगा कि हर 3 महीने बाद भी अगर हो रहा है, क्वार्टरली हो रहा है, तो क्वार्टरली आप बोर्ड के एग्जाम्स देके पूरा सिलेबस ख़त्म कर लो। तो उसमें शायद आई थिंक P2 का भी होगा कि P2 के जितने हो रहे हैं। P3 में बेसिकली होता क्या है कि P2 समझ लो, P3 में अगर हमारे 12 टॉपिक्स कवर करें ना, तो उसमें से 7 P2 होते हैं। P2 के ऊपर तो ए लेवल मैथ्स कंप्लीट होगी नहीं, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली P3 कराते हैं कि P3 में टोटल 12 जब कंप्लीट होते हैं, देन यू आर अवॉर्डेड एन ए लेवल सर्टिफिकेट, ओके। एंड 12 चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू मी, आई हैव ब्रोकन इट डाउन इन माई वर्कशीट्स लाइक दैट, तो मैं तुम लोग को अभी बताता हूँ, सही। तो प्योर मैथ का समझ में आ गया, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जिन नामों से हम डरते हैं वही आने वाले हैं। अच्छा, इसमें अब दोबारा ये होगा कि बहुत सारे बच्चे जो ACCA कर रहे होते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि सर स्टैट्स पढ़ी है ना फर्स्ट ईयर में, तो हम दोबारा से स्टैट्स का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ना आपके पास ऑप्शन ये होता है कि या तो यू गो फॉर S2 या यू गो फॉर जो पहले नहीं किया था। आप समझो पहले तो तुमने ये कर लिया था, तो ये वाला तो नहीं किया। अगर आपने ये नहीं किया तो नेक्स्ट ईयर में आपके पास ऑप्शन होगा कि आप नेक्स्ट ईयर में M1 कर लो। बहुत सारे स्कूल्स मैंने देखा है, जैसे इस्लामाबाद के बच्चे ऑनलाइन मेरे साथ होते हैं, तो वहाँ पे रूट्स हो गया या फिर आपका वहाँ पे वेस्टमिनिस्टर हो गया या वो सुपरनोवा, ये जो कॉलेजेस वगैरह हैं, तो वहाँ के स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो ये बताते हैं सर हमारे कॉलेज में M1 करा रहे हैं पहले। हालांकि आई ऑलवेज़ फील लाइक कि M1 बाद में कराना चाहिए, स्टैट्स पहले कराना चाहिए, क्योंकि आप AS फिज़िक्स करोगे ना अभी, या अगर नहीं भी कर रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सही है। उम्मे कुलसुम तुम टेंशन नहीं लेना, इसने क्या बोल दिया मैं तो फिज़िक्स नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं होता, आपने नहीं किया कोई बात नहीं, हम तुम देखना हम अभी कितना सिंपल काम करेंगे। और ऐसे ही सिंपल बस असाइनमेंट्स तुम लोग कंप्लीट करते रहोगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा। बीच में मिड टर्म करेंगे, मंथली असेसमेंट्स ऑब्वियसली हम करेंगे कि भाई जो भी 4-5 चीज़ें पढ़ी चलो उसके मैं तुम्हें देता हूँ 3 क्वेश्चन, वो मुझे करके दिखाओ, सिंपल टेस्ट।
इस तरह करते करते मिड टर्म के बाद जो है मॉक, और मॉक के बाद भी हम अपना रिवीजन करते रहेंगे क्योंकि स्टडी ब्रेक जो आती है, आई थिंक द कट ऑफ वुड बी मार्च सिलेबस कंप्लीट करने की। सारे स्कूलों में यूजुअली मार्च होता है कि मार्च तक आप सिलेबस एंड कर लें, तो एक महीना या जो 1.5 मंथ्स बचता है आपके पास मार्च के बाद, इन दैट यू आर जस्ट डूइंग द ईयरली पास पेपर्स, ठीक है ना। अभी भी हम सारा काम पास पेपर से ही करेंगे, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ द टेक्स्ट बुक की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ना उसकी किसी एग्जाम्पल की ज़रूरत है, बिकॉज दैट विल कम फ्रॉम मी डायरेक्टली टू यू। मैं लेक्चर दूंगा तुम्हें, क्वेश्चंस दूंगा, एंड थ्रू द पास पेपर्स वी विल कंप्लीट। सो प्लान मैं बताता हूँ क्या है, अभी मैं तुम लोग को ज़रा AS/A2 का बता रहा था। सो मैंने कहा ठीक है, ये 40% ऑफ द P1 यहाँ हो जाएगा, 60% यहाँ हो जाएगा, फिर हमारे पास ऑप्शन होगा कि स्टैट्स का ही दूसरा लेवल पढ़ना है या मैकेनिक्स पढ़ना है। तो मैं बच्चों को जो प्रेफर करता हूँ, या व्हाट आई डू इज़ आई ऑफर देम दिस। मेरे सारे स्टूडेंट्स यही कर रहे हैं, यही कॉम्बिनेशन है। क्या कॉम्बिनेशन है, चलो एक दफ़ा लिखते हैं, इसको समराइज़ करते हैं जो भी बात की है। सो दिस इज़ योर A2, ठीक है। इसका जो वेटेज होता है P1 का वेटेज होता है 30% जब आपका पूरा A लेवल्स का ग्रेड होगा। अभी जब AS का ग्रेड आएगा तो इसको 60% काउंट किया जाता है, क्योंकि 100% कंप्लीट करने के लिए ये वाला 40% काउंट होता है। जब आगे जाएंगे तो यही वाली जो 60 होगा ये डिवाइडेड बाय 2, यानी कितना हो जाएगा 30, और ये भी डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 20। क्यों? बिकॉज द सेम 30% विल कम हियर एंड 20% विल कम आउट ऑफ द कॉन्टेंट दैट यू डूइंग। So that is how you will create your entire 100% of the A level grade. So ये जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बताया ये थोड़ा सा याद रखना, ये तुम लोगों को उसके डॉक्यूमेंट्स में भी लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन ये कि आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट राइट। तो ये हमने पहले साल में करना है, ठीक है। सो आई ऑलवेज टेल द स्टूडेंट्स टू गो विद दिस सिलेक्शन, क्योंकि S2 जो है ना उसका कॉन्टेंट थोड़ा सा समझाने में बहुत ज़्यादा ड्राई है, और थियोरेटिकल जो थ्योरीज़ है ना स्टैटिस्टिशियंस की, वो ना आपको रट्टे लगाने पड़ते हैं, तो बच्चों को ये ज़्यादा पसंद नहीं आता। सो आई टेल देम टू डू मैकेनिक्स के। गाड़ी चल रही है तो बंदा इमेजिन कर सकता है हाँ रोड पे गाड़ी चल रही है। अब वो स्टैटिस्टिशियन की थ्योरी है मॉन्टे कार्लो सिम्युलेशन, नाम सुन के ही बंदा कहता है बस यार नहीं करना मुझे। मारिया यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? बट तो मेरी यही सजेशन है कि आप लोग ये वाला अपना कॉम्बिनेशन रखिएगा। अच्छा, अब मार्क्स क्या होते हैं? अब P1 इज़ आउट ऑफ, P1 का जो पेपर है वो है 1 hour and 50 minutes। सही, पहले 45 मिनट्स होता था, 5 मिनट बढ़ा दिए भाई उन्होंने। वाह यार वाह वाह, ये 2020 में हुआ है। ये ऐसे चेंजेस करते रहते हैं कैम्ब्रिज वाले अपनी मर्जी से ना। अच्छा, तो 1 hour and 50 minutes का पेपर होगा एंड इट इज़ आउट ऑफ 75। तो जो दूसरा वाला होगा जो हम अभी कर रहे हैं S1, दैट विल बी 1 hour and 15 minutes and that is 50 marks. सही है। सो आवर टोटल विल बी कमिंग आउट ऑफ 125। और मैथ का थ्रेशोल्ड ऐसा होता है कि A जो बन रहा होता है वो आपका जैसे 125 टोटल है ना। सो इफ़ आई जस्ट शो यू कि अभी के क्या थ्रेशोल्ड्स हैं, चलो मैं दिखाता हूँ, मेरे पास कहीं लिखे हुए तो हैं कि अभी A कितने पे बना था। सो वी गो टू A level 2027 एंड दिस इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। आई थिंक इधर ही कहीं मैंने लिखा हुआ था शायद, आई थिंक इस डॉक्यूमेंट में है। हाँ ये रहा, देखो ये हाँ जून 2026 का है। सो अभी जो हमारा बना था ना, देखो 75 में से 61 पे था। मैथ्स का इज़ ऑलवेज अप, बच्चे ले आते हैं। मैंने तुम्हें बताया ना जैसे वो बच्ची ले आई 100, लेकिन उसको डिस्टिंक्शन नहीं मिलेगी। A लेवल की डिस्टिंक्शन लेना जो है ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपके ये जो चारों पेपर्स मैंने बताए ना, इन सब में अगर 100% होंगे तो जाके यू गेट अ वर्ल्ड डिस्टिंक्शन। इसलिए जितने भी O लेवल टीचर्स तुम्हें मार्केटिंग करते हुए दिखते हैं, माई 10 स्टूडेंट्स गेटिंग डिस्टिंक्शन, रीजनल डिस्टिंक्शन, O लेवल पे आ जाती हैं भाई। एक ही पेपर देना होता है आपको, A लेवल्स पे नहीं आती। A लेवल्स पे आपको कोई मार्केटिंग करता नहीं दिखेगा कि मेरे स्टूडेंट की डिस्टिंक्शन आई, क्योंकि आती ही नहीं है, बहुत मुश्किल से आती है। और मैथ्स तो फिर तो माशाल्लाह से इस बार आई हैव अ स्टूडेंट हु इज़ 100%, लेकिन वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है। मतलब वो खुद बहुत मेहनत करती है यार, वो कभी कभी आके मुझे पढ़ा के चली जाती है। सो ऐसे भी हो जाता है। तो अच्छा, सो व्हाट इज़ द ग्रेडिंग, मैं तुम्हें बता रहा था कि P1 को 1-2 बोला जाता है। यू गेटिंग ना, हमारा जो लोकल वेरिएंट है वो 2 होता है, तो 1-2 इज़ आर लोकल वेरिएंट। देखो इसका कितना थ्रेशोल्ड है इस दफ़ा का, 61।
यानी कि उम्मे कुलसुम अगर ए लेना है ब्रो तो 60 प्लस तो चाहिए होगा। अच्छा, और तुम्हें पता है इसका वेटेज भी कितना होने वाला है एएस में? 60% ऑफ द मार्क्स विल बी काउंटेड हेयर, 40% दूसरे वाले में से हैं। अच्छा, S1 का जो कोड होता है वो होता है 52, पेपर 5। सो वी कॉल इट S1, दिस इज पेपर 52, यानी 2 वही हमारा वेरिएंट, पेपर 5। पहले ये पेपर 6 होता था, फिर पता नहीं इनको क्या हुआ, इन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, इसको हमें पेपर 5 बनाना है। तो खैर इसमें जो होता है वो 40 प्लस पे। बचा क्या भाई फिर करने को? एंड दिस इज ए, क्योंकि ए एस में ए स्टैरिक नहीं मिलता, ए मिलता है सिर्फ। ए स्टैरिक आपका बाद में आता है जब 90 प्लस होता है। सो लकीली आई हैड एज वेल एन ए स्टैरिक इन मैथ। ऐसी शो ऑफ कर रहा हूँ, तुमने देखा ना मैं शुरू से शो ऑफ कर रहा हूँ, सैट मैथ सब बता के नहीं। लेकिन खैर पता है, एंड यू नो व्हाट, ओ लेवल मैथ्स में तुम सोचो मुझे स्कूल में डिस्क्वालीफाई किया उन्होंने कि भाई तुम्हारे टेस्ट से ही नहीं हो रहे, मॉक भी से ही नहीं दिया तुमने, हम तो नहीं दे रहे मैथ्स से नहीं तुम्हें। दे डिडंट अलाउ मी, एडिशनल मैथ की बात करो। तो देन आई डिड इट प्राइवेटली, मैंने प्राइवेटली दिया था और फिर मैंने जाके प्रिंसिपल को देखा, देखो। सो शी सेड ओके ओके वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो दैट इज़ हाउ इट गोज़। खैर अब मुझे एक बात बताओ, सो तुम लोगों को समझ में आ गया हम लोग एएस में क्या करने वाले हैं? कुछ पूछना है? कोई भी चीज़, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये डॉट क्यों लगाया आपने, ये डैश क्यों लगाया, ऐसे कोई भी सवाल? सो तुम लोग को समझ में आ गया कि यार ये 125 मार्क्स आर कमिंग आउट ऑफ दिस एंड दिस। और मैंने थ्रेशोल्ड दिखाया कितना था, उम्मे कुलसुम ज़रा बताना, और इस पर कितना था? 41। तो ये टोटल कितना बना है ए के लिए? चलो मैथ्स करते हैं, 102। यार इतनी मैथ्स तो आती है मैं कुलसुम, मुझे इतनी मुझे भी आती है। हाँ वैसे ये बात है, छुट्टियों के बाद 1 महीना और एक्स्ट्रा, और आज फिर, बट चलो। सो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। नेक्स्ट ईयर यही वाली चीज़ हम लोग जो है, मतलब सेम है, जब हम P3 करेंगे ना, और जब हम M1 करेंगे नेक्स्ट ईयर, ठीक है, तो ये वाला भी 1 आवर 50 मिनट होगा, ये वाला आपका वही 1 आवर 15 मिनट होगा, एंड इसी तरह से 75-50 होगा, और इसका टोटल वही 125 होगा। यानी कि पूरा ए लेवल्स का ग्रेड जो होगा वो आउट ऑफ 250 होगा, एंड दैट इज़ हाउ इट विल गो। मैं इसका भी अभी दिखाता हूँ आपको, इसका कितना चल रहा था, इसका नहीं देखा ना हमने वो, चलो खैर इसका भी हम नहीं देख रहे, इसका हम नेक्स्ट ईयर देखें, 2027 का देखेंगे ना हम थ्रेशोल्ड, इसके लिए तो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग दिस ईयर, ठीक है। अब P1 का मैं तुम्हें ब्रेक डाउन देता हूँ कि हम P1 में क्या करने वाले हैं। वैसे मुझे ये ब्रेक डाउन देना ना बहुत ही वो बोरिंग लगता है, मैं शुरू में पहली क्लास में डायरेक्ट काम शुरू करा देता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि हमने क्या करना है, ओरिएंटेशन है आज। सो आई विल टेल यू कि क्या नहीं, कुछ भी नोट अगर नहीं करो तो कोई मसला नहीं है, आई विल सेंड यू ऑल ऑफ दिस, जितना भी हमने लिखा है। ओके चलो हम लोग इसकी अपनी ख़ुद की एक लिस्ट बना लेते हैं। सो यार जो हमारा वर्क फ्लो रहेगा उसमें हम क्या क्या करें मैं तुम्हें बताता हूँ। सो नंबर 1 पे वी हैव, सबसे पहला टॉपिक जो है ना, ये आप लोगों का आई थिंक जाना पहचाना सा है, 1 मिनट, क्वाड्रेटिक्स का नाम सुना है ना तुम लोगों ने? क्या होता है मुझे बताओ? वो एक्स स्क्वायर वाली इक्वेशन होती है ना, एक होती है लीनियर इक्वेशन से, लीनियर से जो लीनियर का जो बड़ा भाई होता है वो क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर वाली इक्वेशन होती है, एंड इट्स नॉन लीनियर, ये लाइन नहीं बनती, ये कर्व बनता है, राइट। अभी हम इस पे बात करेंगे, अभी आगे चलते हैं। क्वाड्रेटिक्स के बाद हम पढ़ेंगे फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस के बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रो ट्रिगोनोमेट्री। आए है उम्मे कुलसुम करिए, आए है नाम से गंदा लग रहा है, यूकी है, यूकी। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम लोग करेंगे सर्कुलर मेजर्स। ओ लेवल्स में तुम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा सर्कल प्रॉपर्टीज़ वाला, पढ़ा था ना, और सेक्टर पढ़ा था, सेक्टर का एरिया, आर्क लेंथ, ये वही चीज़ है, लेकिन ये है रेडियन में। रेडियन पता है क्या होता है? पता है ना? पता है ना? कोई बात, मुझे भी नहीं पता था,
मैं बता दूंगा अभी। तो रेडियन कुछ भी नहीं होता, इट्स लाइक यू डूइंग द सेम थिंग। आप जैसे उर्दू इंग्लिश में काम करते हो, कंटेंट इज द सेम, उसका मतलब वही है, बट इट्स जस्ट अ डिफरेंट लैंग्वेज। इस तरह रेडियन के अलावा एक ग्रेडियन भी होता है। तुम लोग अगर कभी कैलकुलेटर पे हम जब करेंगे ना, अरे हाँ कैलकुलेटर से याद है, बाय द वे वी वुड बी नीडिंग, तुम लोग के पास कौन से कैलकुलेटर्स हैं, ज़रा मुझे दिखाओ। फाइनली हमारा कैलकुलेटर भी बाहर आ ही गया, सो रहा था कब से। ओके हाँ 82 सही है। इंसिया इसको हम अपडेट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ना खर्चा करना पड़ेगा अभी। हमें चाहिए होगा 991 EX ले लो, या उसके मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो ES है, 991 है, हाँ चलेगा। नहीं वो मेरे को निकल ही नहीं रहा उसके मुंह से, वो यूँ कर रही है वो। घर में सो रहा है ना, हाँ उसको ऐसे ही सोने देना, उसको ना ऐसे कवर में पैक करके सोने दे। अच्छा तो मैं आपको बताता हूँ, आइडियली आप लोग के पास जो है वो, अगर आप लोग के पास जो मारिया के पास है वो भी चलेगा, लेकिन उम्मे कुलसुम तुम्हारे पास कौन सा कैलकुलेटर है घर पे, ज़रा मुझे बताओ। ये दोनों है। ये वाला चलेगा, मैं आज पोस्ट भी कर दूंगा, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होगा ना, उसमें पिक्चर भी डाल दूंगा। 991 चलेगा यार, ES भी चलेगा 991 का, और EX भी चलेगा। EX हो जैसे वो ब्लैक एंड वाइट वाला होता है ना, वो ले लो तो वो तुम्हारी यूनिवर्सिटी तक काम आ जाएगा, सही है। या अगर तुमने कोई बिज़नेस खोला, कोई दुकान खोली, तो उसमें भी तुम बैठ के उससे हिसाब किताब कर सकते हो, तो उसमें भी काम आ जाएगा, सही। तो यार ये वाला कैलकुलेटर मैं आज तुम लोगों को पोस्ट भी कर दूंगा वाले व्हाट्सएप ग्रुप पे, आज का PDF नोट भी डाल देंगे, और यूट्यूब वाली वीडियो का लिंक भी डाल देंगे, अगर इन केस तुम्हें ये बोरिंग बातें दोबारा से देखनी हो तो सर्कुलर मेजर के बाद हमारे पास आ जाता है, अब ज़रा गेम उठाएंगे हम यहाँ पे ना, और मैं तुम लोग को बताता हूँ, टाइमलाइन भी बताता हूँ कि कब कब कौन सी चीज़ हुई, ताकि यू शुड हैव अ प्लान ऑफ व्हाट वी आर डूइंग इन दिस ईयर, ठीक है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। इट्स लाइक you're going there and you're coming back, so differentiation is going over there and integration is coming back, so reverse recycle एक दूसरे का है। अच्छा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बाद हमारे पास जो आएगी चीज़ वो आएगी AP एंड GP। अब ये मैं बताता हूँ, O लेवल में नंबर सीक्वेंस पढ़ा था तुम लोगों ने, ये नंबर सीक्वेंस है, सीरीज़, ओके, इसको सीरीज़ भी कहते हैं, या AP एंड GP क्यों बोला मैंने, अरिथमेटिक वो वाले सीक्वेंस नहीं होते जिसमें 2 से बढ़ रहा होता है, 3 से बढ़ रहा होता है, फ्लैट अमाउंट से बढ़ रहा होता है, तो उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और जियोमेट्रिक क्या होता है, जियोमेट्रिक होता है परसेंटेज वाला, लाइक हर अगली वैल्यू 2% ज़्यादा है, 2% ज़्यादा होगी तो कितना होगा, 1.02 के फैक्टर से बढ़ रहा होगा। खैर ये हम जब करेंगे और क्लियर कर लेंगे। सो GP इज़ अबाउट यू आर गेटिंग अ न्यू टर्म बाय इंक्रीजिंग इट थ्रू अ परसेंटेज, और या रेशो, तो इसमें रेशो होता है, इसमें डिफरेंस होता है, जिसको हम कहते हैं एक फ्लैट अमाउंट, तो ये हम पढ़ेंगे बाद में। सीरीज़ है, बस तुम लोग इसका आसान सा जो है ना वर्ड याद रख लो, सीरीज़ या नंबर सीक्वेंस O लेवल के हिसाब से, सही है। तो अभी तक काफ़ी चीज़ें हो गई हैं, सिलेबस ख़त्म होने वाला है, और 8 के ऊपर जाके हम लोग पढ़ेंगे। शुक्र करो पहले ना P1 में वेक्टर्स होता था, वेक्टर्स हटा दिया इन्होंने। वेक्टर बहुत आसान होता है, तुम लोग जब पढ़ोगे ना मेरे साथ, तुम लोग बोलोगे यार सर शगफ ने हमें बेस्ट पढ़ा है। तो अब की दफ़ा ने जितनी मैथ्स में पंगे थे ना वो सब सीधे हो जाएंगे। दिस इज़ द प्लेस ब्रो, फाइनली यू आर एट अ प्लेस जहाँ पे मसले ख़त्म होने वाले हैं, डोंट वरी। तो क्वाड्रेटिक्स हो गया, फंक्शंस हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, सर्कुलर मेजर हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। द लास्ट चैप्टर वुड बी बाइनोमियल, याद है? नहीं ये तो पता ही नहीं होगा तुम लोगों को। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या चीज़ होती है मैं तुम्हें बता दूँ। बाई मीन्स टू, और तुम लोगों ने ये देखा होगा A+B होल थिंग स्क्वायर, अगर हम ओपन करते हैं तो क्या करते हैं, बताओ भाई, बताओ भाई जल्दी बताओ। वेरी गुड, A² B², और बीच में हम साथ में 2AB भी लगा देते, और इसी में अगर माइनस होता था तो यहाँ पे माइनस लगा देते, ठीक है। ये पढ़ा था ना हमने। ये वो वाले कि जब दो सेम ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है ना, और जब दो डिफरेंट होते थे तब क्या होता था, तब याद है हम लिखते थे A² - B²।
यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस, ये जब हम काम करेंगे देखेंगे। बस दिखा रहा हूँ कि देखो बायनोमियल एक्सपेंशन, बाय मीन्स टू, दो चीज़ें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं और उसके ऊपर अगर कोई पावर है तो वो एक्सपैंड कैसे हो रही है। अब देयर इज़ अ पैटर्न टू इट। पैस्कल्स ट्रायंगल का नाम सुना है कभी? एक्सपेंशन के पीछे जो थ्योरी है ना वो पैस्कल्स ट्रायंगल है। आई एम जस्ट यूजिंग सम फैंसी नेम्स फॉर शो ऑफ, तुम जाके देखना अगर तुम्हें यूट्यूब पर टाइम मिले तो। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि होता है, देयर इज़ अ पैटर्न टू इट बेसिकली ना। ये बेसिकली ये दोनों ना सीरीज़ के उसमें आते हैं, सीरीज़ में आते हैं, लेकिन हम लोग अभी इसको फिलहाल अलग अलग करके इसलिए देख रहे हैं। मैं वर्कशीट वाइज किस तरह डिवाइड किया है वो बता रहा हूँ। तो सीरीज़ में दो चीज़ें पढ़ते हो आप, एक तो आप पढ़ते हो नंबर सीक्वेंस जिसमें आप एपीजीपी पढ़ रहे हो, और एक और सीक्वेंस होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन। इट्स लाइक अ पिरामिड, इट्स लाइक अ पिरामिड। उस पिरामिड की तरह की एक्सपेंशन जो होती है ना, वी कॉल दैट थिंग पैस्कल्स ट्रायंगल। बहुत फैसिनेटिंग चीज़ है। मैं तुम लोगों से एक दो डॉक्यूमेंट्री भी शेयर करूँगा। तुम लोगों में से कोई बंदा वेरिटेसियम का चैनल देखता है? देखते हो ना, इंटरेस्टिंग है ना। उसके अंदर है पैस्कल्स ट्रायंगल, मैं शेयर करूँगा आज अगेन ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, सो दैट आई कैन गेट यू अगेन, जस्ट बिकॉज यू नो वी कैन स्टे कनेक्टेड ऑल डे। लाइक कुछ ना कुछ मैं तुम लोग को सेंड करूँगा तो तुम लोग देख लेना। तुम लोगों ने कौन सा देखना है, तुमने बोलना है भाई यार सर शगफ को ना आर्काइव्स में डालो साइलेंट करके, है ना। अच्छा, सो मूव ऑन टू, सो ओवरऑल यही है, इसमें कुछ मिसिंग नहीं है। मैं और तुम लोग को देख के बता देता हूँ बिकॉज आई डोंट मिस एनीथिंग। तो मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ क्या चीज़, डेरिवेटिव्स है, डिफरेंशिएशन, या मैं दिखाता हूँ अभी। सो दिस इज़ माई ए लेवल फोल्डर, वर्कशीट, एस लेवल, P1, आई थिंक दैट इज़ ऑल। एक चीज़ बस मुझे चेक करने दो। ओके, सो वी हैव सो P1। अच्छा, यू डोंट नीड टू गेट एनीथिंग प्रिंटेड, आई विल बी सेंडिंग एवरीथिंग इन सॉफ्ट ऑन द व्हाट्सएप। अगर तुम्हें हो कि नहीं मुझे लिखने के लिए कुछ चाहिए, सो हाँ, देयर इज़ वन थिंग दैट यू कैन बाय। ये अच्छा हुआ अभी हमने बात कर ली। वी ऑल डू रीड एंड राइट के पास पेपर्स ना, तो रीड एंड राइट की जो बुक्स है ना वो तुम परचेज़ कर लो। उससे एक फ़ायदा ये होगा, आई एम नॉट द ब्रांड एम्बेसडर, मुझे वो पैसे नहीं दे रहे, लेकिन ये कि इट्स जस्ट दैट कि वो एक बुक सामने होती है ना तो उस पर डूडल करने में आसानी होती है। सो हम लोग दोनों चीज़ें ही साथ में लेके चलेंगे। अच्छा, बाय द वे मैं तुम्हें ये भी बताऊँ, बाकी सब जगहों पे जो लोग पढ़ा रहे हैं वो इस तरह से पढ़ाते हैं कि पहले वो एक ही कंटेंट पढ़ाते रहते हैं, P1 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 P1। दिसंबर के बाद जाके जनवरी तक वो P1 ख़त्म करते हैं, मतलब मिड टर्म तक या मिड टर्म के बाद एक महीने पे, क्योंकि P1 का सिलेबस बड़ा है, क्योंकि इसमें तकरीबन 8-9 वर्कशीट हैं और S1 के अंदर भी है वो अबाउट 5 to 6 वर्कशीट्स, ठीक है। तो यानी उसका सिलेबस कम है। तो वो क्या करते हैं, बिल्कुल आखिर में जब 2-3 महीने रह जाते हैं पेपर से पहले, तब जल्दी जल्दी दूसरा कंटेंट करते हैं। एंड आई थिंक इट्स अनफेयर, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए मेरी जो अब तक की प्रैक्टिस रही है ना 22 साल की, वो ये रही है कि मैं दोनों चीज़ें पैरेलल लेके चलता हूँ, ताकि यू शुड गेट इक्वल टाइम फॉर बोथ ऑफ द थिंग्स टू गेट अब्जॉर्ब्ड इन योर ब्रेन। सही है, ताकि थोड़ा मसल मेमोरी हमारी थोड़ा काम करती है, थोड़ा सा उसको टाइम चाहिए होता है। तो मुझे ऐसा लगता है शुरू से ही हम दोनों कंटेंट, तो हम क्या करेंगे, वी हैव 2 आवर्स टुडे, वी हैव 2 आवर्स टुमारो, राइट। तो हम इस तरह से स्प्लिट करेंगे इसको कि हम बीच में 5-10 मिनट की ब्रेक रखेंगे। आज तो हम कंसेक्यूटिव खींच रहे हैं ना हम, लेकिन थोड़ा जल्दी एंड कर लेंगे। एंड में हम ऐसे ही थोड़ा सा रिलैक्स मोड में बात करेंगे, हाँ क्या हुआ कैसे। तो आज हम ज़रा इसको खींच रहे हैं, लेकिन हम लोग यूजुअली क्या करेंगे, जब हम काम करेंगे पहले P1 कर लेंगे, बाद में हम S1 कर लेंगे। और कभी कभी ऐसा होगा कि हम दोनों ही P1 कर लेंगे अगर ज़्यादा काम होगा, और नेक्स्ट डे फिर हम S1 का 1 यूनिट कर लिया करेंगे और 1 यूनिट फिर P1 कर लिया करेंगे। बिकॉज वी नीड टू स्पेंड लेस टाइम ऑन S1 एंड मोर ऑन P1, बिकॉज P1 ज़्यादा है। सही है, तो आई मैनेज इट। मैं तुम लोग को एक दिन पहले बता दिया करूँगा। तो तुम जैसे फॉर एग्जांपल आज दोनों बुक्स लाए हुए हो और दोनों काम करो, तो कल मैं बता दूंगा कि यार हम S1 करने वाले हैं कि नहीं, तो यू विल बी ब्रिंगिंग ओनली 1 बुक, ताकि इट रिड्यूसेस द लोड ऑन योर बैग्स। सही है, तो हमें ना बुक्स चाहिए होंगी। बुक्स तुम लोग क्या करोगे, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है, पता है ना। रीड एंड राइट की वेबसाइट पे जाना, ए लेवल्स पे जाना, मैंने बताया P1 एंड S1 टॉपिकल पास पेपर्स। लेटर ऑन वी वुड बी नीडिंग द ईयरली पास पेपर्स एज वेल। वो कब चाहिए होंगे, जब हम लोग अप्रॉक्सीमेटली फरवरी के एंड पे होंगे। एंड आई थिंक रमज़ान कब से शुरू हो रहा है, फरवरी के एंड पे या शुरू से, स्टार्टिंग में ही है ना।
तो बस समझो रमज़ानों के टाइम पे, रमज़ान के मिड में या एंड में हमें वो वाली बुक्स भी चाहिए क्योंकि हम ईयरली पे पहुंच चुके होंगे, क्योंकि हम मॉक से पहले ही थोड़ा सा ईयरली स्टार्ट कर लेंगे ताकि हम उसकी प्रैक्टिस में आ जाएं, ताकि हमारा मॉक अच्छा सा हो जाए। सही। सो एवरीथिंग इज़ प्लान प्रॉपरली, स्ट्रक्चर्ड है। मेरी बातों पे नहीं जाना, मैं बहुत रैंडम बातें करता हूँ, लेकिन ये कि इट्स ऑल प्रॉपरली प्लान्ड और अच्छे से हो जाएगा काम। ठीक है यार। तो देखो हम लोग ना ओवरऑल देखो ये सिलेबस था, ये मैंने एक बुकलेट बनाई हुई भी है। आई विल गिव यू द कॉपी ऑफ दिस एज वेल, पूरी की पूरी या एक एक वर्कशीट के हिसाब से भी आई कैन सेंड यू। तो इसमें क्या हुआ हुआ है, इसमें सिंपल है। देखो मैंने बताया पहले क्वाड्रेटिक्स करें, फिर हम फंक्शंस करेंगे। अच्छा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आई मिस्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम ये कर सकते हैं, देखो बाकी सब वही है, इंटीग्रेशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन, डिफरेंशिएशन, एपीजीपी, सर्कुलर मेजर, ट्रिग्नोमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसा है कि आप इसको ना छोड़ो यार, नहीं करते कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यू कैन डू एनी टाइम इन दिस सीक्वेंस बिकॉज उसका कोई मतलब इतना वो नहीं है। तो हम चलो फंक्शंस के बाद रख लेते हैं। सही है। सो नाउ आई विल हैव टू चेंज एवरीथिंग। तो मैं फ़िलहाल इसको या पता नहीं वो अपडेट कर लेगा, चलो करके देखते हैं। सो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री बहुत आसान है। मैं चाह रहा था इसको मैं ट्रिग्नोमेट्री के बाद कर रहा हूँ, लेकिन चलो सही है। सो दीज आर ऑल 9 वर्कशीट्स दैट वी विल बी कंप्लीटिंग। ठीक है। सो दैट विल बी ऑल इन P1। अब ज़रा इसकी टाइमलाइन भी सुन लो। क्वाड्रेटिक सब शुरू होने वाला है आज या कल से। ठीक है। अगर आज थोड़ा सा टाइम बचा 10-15 मिनट तो आखिर में देख लेंगे। सो वी स्टार्टिंग इट फ्रॉम, लेट्स कॉल इट के सितंबर में भी ये चल रहा है। ओके। वी आर गोइंग टू हैव आवर मिड टर्म इन दिसंबर, राइट? ओके। आई डोंट हैव द एग्जैक्ट डेट बट आई थिंक छुट्टियों सही है। एनसीए के पास भाई पूरी इंटेल इनसाइड इन्फॉर्मेशन पूरी है इसके पास। 18 to 24 एंड आई गेस 24 के बाद आपको छुट्टियां मिल जाएंगी, राइट? चलो गुड। सो अब इसको ज़रा उस हिसाब से ब्रेक डाउन करेंगे। सितंबर, होपफुली एंड ऑफ सितंबर इसको मंथली असेसमेंट के साथ ऑफ करेंगे क्वाड्रेटिक्स को। अक्टूबर तो शुरू में मैं बहुत स्लो जाऊँगा, इतना स्पीड नहीं लगाना चाहता क्योंकि हमारा S1 भी चल रहा होगा साथ में। एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगेन इज़ वेरी सिंपल, तो ये आ जाएगा नवंबर में। बट वी शुड स्टार्ट विथ ट्रिग्नोमेट्री एज वेल, ऑल्दो आई वांटेड टू डू द डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन फर्स्ट, लेकिन अगर हम इसको इस सीक्वेंस में भी करते हैं तो भी सही है। ओके। सो आई थिंक इसको हम जल्दी से वाइंड अप करके ना कोशिश करेंगे कि नवंबर में ही इसको स्टार्ट कर देंगे। बट यू नो नवंबर से ये मिड ऑफ यानी दिसंबर मॉक तक समझो, मॉक में यहाँ तक फिर हम करेंगे। मॉक कह रहा हूँ, मिड टर्म। ठीक है। मिड्स में यहाँ तक कर लेते हैं और बाकी का काम फिर हम लोग छुट्टियों के बाद शुरू करेंगे, जो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है। सो देन इट्स गोइंग टू बी जनवरी। ठीक है। सर्कुलर मेजर बहुत छोटा सा चैप्टर है, जल्दी ख़त्म होना चाहिए क्योंकि फिर आगे दो जो थोड़े डिटेलिंग वाले चैप्टर हैं यहाँ पे हम लोग अपनी फाउंडेशन रखेंगे पहली दफ़ा कि यार कैलकुलस, ये क्योंकि कंबाइंड इस चीज़ को हम कहते हैं कैलकुलस। ठीक है। हमने सुना होगा बहुत ज़्यादा कैल 1, कैल 2, कैल 3। सो उसकी बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे फाउंडेशन तुम लोग आगे जो भी पढ़ोगे उसमें जब भी कैलकुलस पढ़ोगे तो तुम्हें मेरी शक्ल याद आएगी कि सर ने शुरू करवाया था हमें बेसिक से। तो बहुत इजी वाला कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन, D फॉर डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव्स, D फॉर डोंकी। सही। तो हम लोग ये करने वाले हैं, तो ये जनवरी में होगा। एंड मुझे तो ये लगता है कि हमें जल्दी से करके ना बस इस पे आ जाना चाहिए जनवरी में, क्योंकि सर्कुलर मेजर ना शुड नॉट टेक मोर देन 3 to 4 क्लासेस। सही है। सो वीकली में अगर हम इसको 2 या 3 हफ्ते में भी ख़त्म करते हैं तो जनवरी के लास्ट वीक हमारे पास फिर भी बच जाएगा, तो हम इनिशिएट कर देंगे, लेकिन ये थोड़ा सा फेब तक जाएगा। एंड होपफुली फरवरी में हम ये कर रहे होंगे। इंटीग्रेशन बहुत छोटा है, P3 में बहुत लेंदी। P3 में सबसे बड़ा टॉपिक है ना इंटीग्रेशन है आपका, यहाँ पे सबसे इजी है, सबसे बिल्कुल इजी बच्चों वाला। मतलब समझो 10 to 20% इधर करें, 80% उधर करेंगे। APGP अगेन ये जो अच्छा कैलकुलस ये था, मैंने इसको क्यों लगा दिया कैलकुलस इज बेसिकली दिस, और ये जो नीचे वाला है ना ये सीरीज़ है, ये एक यूनिट है लेकिन इसकी 2 वर्कशीट्स हम अलग अलग करेंगे, APGP, ज्योमेट्रिक और बाइनोमियल। सो दिस शुड एंड, अब ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो अगर ये फेब के एंड तक भी जाता है और मार्च, वही देखो वही टाइमलाइन वही बन रही है, मार्च मिड और एंड। तो मार्च एंड तक मुझे लगता है, या मार्च मिड अगर हमारी कट ऑफ हुई तो हम
आखिर का जो ये बाइनोमियल है बहुत ईजी है, तो हम इसको जल्दी जल्दी करके वाइंड अप कर लेंगे, ताकि हम मॉक से पहले अगर हमें कोई स्टडी ब्रेक, यानी तुम लोग शायद स्टडी ब्रेक पे चले जाओगे कट ऑफ डेट के बाद और फिर मॉक के लिए आओगे, या मॉक के बाद स्टडी ब्रेक मिलती है, ये मुझे पता नहीं। मॉक से पहले भी शायद मिलती है, या हमारे स्कूल में ये होता है कि वहाँ पे वो लोग मॉक तक बुलाते हैं और मॉक के बाद ऑफ दे देते हैं 1-1.5 महीना के बाद। अब तो केम्ब्रिज का एग्ज़ाम ही है। आई डोंट नो शुरू में तुम लोग को लास्ट में ब्रेक मिलेगी कि नहीं, या एंड तक हम लोग काम ही कर रहे होंगे। तो अगर हमें इतना ज़्यादा मौका नहीं भी मिला ना ईयरली पास पेपर करने का मॉक से पहले, तो मॉक पे पढ़ाई ख़त्म नहीं हो जाती, फिर भी सपोर्ट क्लासेस चलेंगी, क्योंकि मैं तो आ रहा हूँ स्कूल। अगर यहाँ पे ये ऑडियंस नहीं भी बैठी हुई तो यहीं से हम आपको गूगल मीट का लिंक भेजेंगे और हम ईयरली पास पेपर शुरू कर देंगे। एंड बाय द वे हम उसकी प्रॉपर एक्सेल शीट बनाएंगे, क्योंकि हमने ख़त्म करने क्या, अब देखो प्रेपरेशन का ऑर्डर क्या है। अभी ये सारी जो मैंने बात की है ब्रो, ये हमारा P1 है 75 मार्क, ओके। ऑल ऑफ दिस इज़ P1। मारिया के लिए क्या हो रहा है भाई, बोरिंग लग रहा है मारिया, है ना। अभी हम काम करेंगे ना, हम पता है कि अभी उसमें मज़ा आएगा। ये मुझे बहुत बोरिंग लगता है सारा डिटेल्स में बताना। मैं नीचे S1 का भी बताता हूँ क्या कह रहा है। मैं इंपॉर्टेंट बात क्या कर रहा था, हाँ देखो हमारा काम क्या चलेगा कि पहले ना, अभी जब तुम लोग बस ये मेक श्योर करना कि नेक्स्ट वीक जब हमारी क्लास होगी थर्सडे वाले दिन, यू शुड हैव योर बुक्स विद यू, ठीक है। मैं उसकी पिक्चर्स भी भेज दूंगा कि तुम लोगों को टॉपिकल वाली चाहिए, रीड एंड राइट की वेबसाइट पर लिंक भी दे दूंगा, लिंक पे जाके वो वाली बुक्स ऑर्डर कर लेना, तो आई थिंक 1-2 दिन में डिलीवर भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नाउ व्हाट वी डू, हमारे पास जो है हम ऑर्डर क्या है कि पहले हम करें टॉपिकल पेपर्स, ओके। हम लोग मतलब कोई वर्कशीट्स या जो क्वेश्चंस है ना वो हम बुक से नहीं कर रहे, हम डायरेक्टली पास पेपर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। और हमारा ब्रैकेट क्या है, ब्रैकेट है 2020 से लेके 2026 तक जितना भी अवेलेबल है, ठीक है। कितने साल हो गए, 20 to 26 अगर इंक्लूसिव कर लो तो ये आपके पास हो जाते हैं 7 ईयर्स। 21, 2, 3, 4, 5 and 6, 7 हो गए। तो these are all 7 years ऑफ पास पेपर्स, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ क्या कर रहे होंगे, इसकी टॉपिकल का काम कर रहे होंगे। अब जब ये ख़त्म हो गया, एक लेयर हो गई पास पेपर की, एक दफ़ा लेयर हो गई। सेकंड जब आप काम शुरू करोगे, जो आपकी दूसरी वाली ईयरली बुक आपने जो बाद में ऑर्डर करोगे रमज़ान के बाद, जैसे मैंने बताया फरवरी के बाद मंगा सकते हो या अभी भी मंगा सकते हो, इट्स अप टू यू के। एक ही दफ़ा ऑर्डर करो तो 4 बुक्स मंगवा लो, ठीक है। 2 P1 की होंगी, 2 तुम्हारी S1 की होंगी। एंड वी वुड बी नीडिंग 2 डिफरेंट सेपरेट रजिस्टर्स, जिसमें जैसे आप लोग काम करो तो एक P1 का बना लेना घर पे प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे भले एक पतली सी कोई कॉपी लिया हो तो चलेगा। घर पे जो काम करोगे ना प्रैक्टिस का, P1 अलग होना चाहिए, S1 अलग होना चाहिए, सो दैट यू कैन गो बैक टू योर वर्क ईजिली एंड रिवाइज इट। तो ईयरली होगा, वी हैव ईयरली पेपर्स, और ईयरली पेपर्स का भी भाई यही ब्रैकेट होने वाला है 2020 to 2026। अब इसमें एक वेरिएशन है, तुम लोग जो टॉपिकल का काम कर रहे हो ना उसमें मेरे पास ना 2 चीज़ें। एक तो मैंने बता दिया ये लेटेस्ट वाला हो गया ब्रैकेट, है ना, जिसमें अभी 2026 तक आ रहे हो। तो एक तो हो गया लेटेस्ट, जो तुम किससे कर रहे हो, रीड एंड राइट वाले पास पेपर से कर रहे हो, ठीक है। रीड एंड राइट पास्ट पेपर्स। अच्छा, जो वर्कशीट्स है ना वो मेरी अपनी खुद की कंपाइल्ड है, और वो वर्कशीट्स जो है ना वो शुरू करती हैं आपको 2002 से लेके 2015 तक, ठीक है। सो टॉपिकल पास पेपर्स में यूजुअली हम लोग ये करते थे कि जब भी मैं बच्चों को प्रैक्टिस कराता था तो मैं बच्चों को प्रैक्टिस कराता था यहाँ अपनी वाली वर्कशीट से, और बाद में ईयरली में 2022 से 2026 कवर कराता था। सो 2026 की उसमें एक लेयर हो पाती थी। तो इस दफ़ा मेरी कोशिश ये है कि 2 दफ़ा काम ख़त्म हो जाए तो हम सेम चीज़ कर लेते हैं। थोड़ा सा हम मेरी वाली वर्कशीट्स में से भी कर लें, मैं तुम्हें सेंड दोनों कर दूंगा, लेकिन हम लोग काम ज़्यादातर जो करेंगे ना वो रीड एंड राइट का फॉलो करेंगे। यानी तुम्हारे असाइनमेंट्स में तुम लोग को यहाँ से देने वाला हूँ, वो तुम लोग को एज ए रिसोर्स दे दूंगा कि अगर तुम लोग को कुछ पुराने क्वेश्चंस ट्राई करने हैं टॉपिकल के, क्योंकि इतने पुराने टॉपिकल कंपाइल तुम लोग को मिलेंगे नहीं, या वो पुरानी किताबों में मिलेंगे जो उर्दू बाज़ार में नहीं, पुरानी जगहों पे पुरानी वाली किताबें होती हैं तो उसमें शायद किसी के मिल जाएं टीचर के, तो वो मेरे पास हैं, वो मैं तुम लोग को दे दूंगा। तो यहाँ से ऑप्शनल होगा कि तुम अगर कोई प्रैक्टिस करके आते भी तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस ऑलवेज। फिर ईयरली की प्रैक्टिस हमारी ये हो जाएगी, तो ये हमारा सेकेंड टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकेंड टाइम करने से क्या होगा कि यार जब 2 दफ़ा आपने कर लिए होंगे ना पास पेपर्स, एंड बाय द वे कितने पास पेपर्स बनते हैं जब हम ईयरली कर रहे होंगे, तुम लोग लगाओ 7 ईयर्स ना, हर ईयर के 2 पेपर है, 7 times 2 कितना हो गया 14, एंड वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट 2 पेपर्स ऑफ द मई जून सेशन। अक्टूबर नवंबर भी तो होगा उसका,
समझ रहे हो, मतलब मई जून का P1S1, नवंबर का P1S1, तो एक साल के हो गए 4 पेपर। तो टोटल आपके पास जो है 28 पेपर्स होंगे ईयरली के प्रैक्टिस करने के लिए। अब इसको मैं कैसे ख़त्म कराता हूँ बच्चों को, मैं एक एक्सेल शीट बनाता हूँ और वहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल 2020 वेरिएंट भी लिख देता हूँ। हम सिर्फ अपने ये सिर्फ हम अपने वाले वेरिएंट्स की बात कर रहे हैं बाय द वे। कौन से वाले? पेपर 1-2 एंड पेपर 5-2। इसके P11 भी होता है, P13 भी होता है, मतलब 2 वेरिएंट्स और हैं। मतलब ये 28 को मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, इतने पेपर्स हैं। बट दैट्स लाइक नॉट प्रैक्टिकल टू डू ऑल ऑफ देम एंड वी डोंट हैव टू डू ऑल ऑफ देम। हमें सिर्फ अपने वाले वेरिएंट्स करने। अगर हम ये 28 ही ना यार अच्छे से 2 दफ़ा, एक तो देखो हम टॉपिकल में करेंगे ये क्लियर, सही है ना। जब तक तुम्हारे पास बुक्स नहीं भी होंगी तो मैं तुम लोग को उसकी जो कैम स्कैनर के थ्रू जो पिक्चर्स होती हैं, जो स्कैन पिक्चर्स होती है, वो मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँगा। बोलूँगा हाँ चलो भाई मैं डॉक्यूमेंट खोल रहा हूँ। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। मुझे लगता है मेरी यूट्यूब वीडियो पे ना कॉपीराइट आने वाला है तो ये जो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आ गया। अब ये क्या है, देखो ये A2 का चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उनके पास बुक नहीं भी है तो भी मैंने उनको ये हैंड आउट दिया एंड इट इज़ फ्रॉम द बुक। तो हमने क्या करना होगा, वो यहाँ पे लगाया, इसका स्क्रीनशॉट लिया, हमारे नोट पे रखा और काम करना शुरू कर दिया। सो यू विल हैव, इवन इफ द बुक इज़ नॉट देयर, इवन इफ यू ओनली हैव योर नोटबुक, क्वेश्चंस तो मैं तुम्हें वैसे भी दिखा के इधर व्हाट्सएप पे वो डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा। सो हम लोग जैसे भी क्वाड्रेटिक्स करने वाले हैं, तो आज मैंने जाके करना ही यही है कि क्वाड्रेटिक्स का जो इस तरह का रीड एंड राइट का है ना, वो मैं तुम्हें सेंड करूँगा। आज अगर अभी हमने कुछ काम कर लिया तो काम करना है आज, अभी 23 हैं, वी स्टिल हैव टाइम टिल 10, या थोड़ी सी ब्रेक मारनी है, बहुत काम हो गया, बहुत बातें हो गई हैं। चलो मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, फिर हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया तुम लोगों को, वर्क फ्लो समझ में आ गया कैसे? अच्छा एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ इनसे, एक सेकेंड। मैंने तुम लोगों को काम दिया 10 क्वेश्चंस, तुम लोग नेक्स्ट डे आओगे अटैम्प्ट करके, क्योंकि हमारी कंसेक्यूटिव होगा। तो तुम्हें जो वीकेंड, जो यानी कि लॉन्ग वीकेंड, यानी वीकेंड एंड देन मंडे ट्यूसडे, वैसे तो तुम्हारी और भी क्लासेस चल रही होंगी, लेकिन हमारी क्लास होगी थर्सडे को फिर, राइट। देयर बी अ लॉन्ग गैप इन द मिडल, सो तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम होगा। तो मैं असाइनमेंट दूंगा कोई 25-30 सवाल, तो वो आपने ब्रेक डाउन करना होगा 5 क्वेश्चंस पर डे। यू कैन कंप्लीट इट इन ईजिली इन 6 days, राइट। 5 times 6 is 30। तो ये बहुत सालों से मैं देख रहा हूँ एक पैटर्न कि अगर आप सिर्फ एक एवरेज ले लो ना, कट शॉर्ट टू अ सिंपल थिंग, सारी बातों की एक बात। पेरेंट्स पूछते हैं आप प्लीज़ गाइड करें, काउंसिल करें मेरे बच्चे को, वो क्या करें, किस तरह करें। मैं कहता हूँ भाई मुझे वो वाली पढ़ाई करके मत दो कि सर मैं एक दिन जाऊँगा घर पे, मैं पूरी बुक ख़त्म करके आ जाऊँगा, नहीं वो वाली नहीं। या फिर कि सर मैं एक ही दिन इसके 50-60 क्वेश्चन करूँ। मैं कहता हूँ यार डोंट डू दैट, जस्ट डू 5 क्वेश्चंस पर डे फॉर एनीथिंग यू आर डूइंग। 5 क्वेश्चंस पर डे कंसिस्टेंसी के साथ, ये सबसे मुश्किल काम होता है। ये जो कंसिस्टेंसी होती है ना, कि आज 5 किए छोड़ दिए, उसमें से 2 समझ में आए, 4 नहीं समझ में आए, 3 नहीं समझ में आए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे यू सेट अगेन, कुछ वीडियोस देखी यूट्यूब की, कुछ हमारी वाली वीडियो रिव्यू कर ली तुमने, ठीक है, और फिर तुमने कहा चलो यार कुछ समझ आ रहा है, कुछ कर दिया, फिर छोड़ दिया, फिर अगले दिन किया। तो 5-5 क्वेश्चन इस तरह करते रहोगे तो बाय द एंड ऑफ द वीक यार कुछ नहीं तो 20-25 सवाल तो हो ही जाएंगे, है ना। 4-5 दिन के वर्किंग के बाद 20-25 सवाल तो हो जाएंगे एंड डेफिनेटली उसमें तुम्हारी क्वेरीज होंगी। 6-7 क्वेश्चन तुम निकाल के लाओगे कि सर जो आपने काम दिया था ना 10 क्वेश्चन, उसमें से 8 तो हुए ही नहीं हमसे। मैं कहूँगा अच्छा ठीक है यार। तो फिर क्या होगा, फिर इस तरह से होगा, ये देखो फिर हम लोग क्या करेंगे, हमारा जैसे मैं तुम्हारे सामने एक सैम्पल रख रहा हूँ जस्ट टू टेल यू किस तरह से हम करेंगे। अब जैसे देखो जब भी हम क्वेश्चन क्लास स्टार्ट करेंगे मैं बोलूँगा चलो तुम लोग बताओ। जैसे देखो ये बच्चों ने लेटेस्ट किए और वर्कशीट वाले किए हैं, पुराने वाले, लेटेस्ट एंड ओल्ड दोनों में से काम किया हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, मुझे बताया सर इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है। फिर हम क्वेश्चन शुरू करेंगे और फिर जब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे तो वो शायद मुझे खुद भी समझ में नहीं आएगा। आई जस्ट किडिंग यार। हम जब क्वेश्चन शुरू करेंगे तो फिर हम उनको एक एक करके इस तरह से नीचे देखो पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे। तो जब मेरे एक दफ़ा मैंने समझा दिया होगा और उसकी तुम्हारे पास वीडियो भी होगी क्लास की, सो यू कैन ईजिली रिकॉल एंड यू नो रिपीट एंड लर्न एंड जस्ट मेक इट परफेक्ट। तो ये प्लान है बड़ा रॉक सॉलिड। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा भी हुआ है कि वन टाइम के ऑल ऑफ माई स्टूडेंट हैड एस्टेरिक्स, लेकिन वो सिर्फ एक ही दफ़ा हुआ है, वो बार बार हो नहीं पा रहा है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है। सो लास्ट ईयर मैंने बच्चों को रिकॉर्डिंग दी थी, इस साल मैं इसलिए दे रहा हूँ, मुझे था कि नहीं यार स्टूडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, बड़ी खामोश क्लास अच्छी सी होनी चाहिए। अभी देखो ये कितनी वो अच्छी सी हो रही है क्लास, सुकून से हो रही है। अभी तुम ओ लेवल्स की रिकॉर्डिंग्स देखना जाके, इधर देखो, यहाँ देखो, मैं बता रहा हूँ, ये देखो, उसमें यही चल रहा है बस। लेकिन फिर भी एज अ टूल फॉर रिपीटिंग बच्चे उसको यूज़ कर लेंगे, तो मैंने कहा जैसा भी अब दे देते हैं यार। तो खैर दिस इज़ ऑल अबाउट P1, ठीक है।
चलो 2 मिनट की ब्रेक लेते हैं। ये जो मारिया और उम्मे कुलसुम ने ये किया है ना इस तरह थिंग। चलो यार बात कर लेते हैं S1 के ऊपर। स्टेटिस्टिक्स में क्या करने वाले हैं हम लोग मैं आपको बताता हूँ, और आपके साथ सारी ई बुक्स भी शेयर हो जाएंगी वंस हमारा ग्रुप क्रिएट होता है। तो जितनी रिसोर्स हैं वैसे मैंने शेयर कर दी, और यस जो हमारा पूरा एक प्रॉपर प्लान है वो तो मुझे देना भी है, वो मैंने तुमसे एक रफ प्लान वैसे भी शेयर कर दिया। अच्छा, अब S1 में क्या हो रहा है, इन पैरेलल जैसे P1 के साथ हम स्टेटिस्टिक्स भी कर रहे होंगे, तो सबसे पहला चैप्टर जो हम करेंगे इसमें वो होगा डेटा हैंडलिंग। अब डेटा हैंडलिंग में ना डिफरेंट बुक्स के अंदर ना ये 3 डिफरेंट चैप्टर्स हैं, लेकिन इसको हम एक वर्कशीट से कवर करेंगे, या हम देखेंगे लेटेस्ट वाली जो S1 की, जैसे मैंने कहा ना वो 2020-26। इसमें हमें 3 चीज़ें करनी है। क्या क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। डेटा हैंडलिंग में आप सीख रहे हो डेटा के बारे में, सीख रहे हो सेंट्रल टेंडेंसी। कोई मुझे बताएगा सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? ये वर्ड मीन मीडियन मोड पढ़ा है ना, बस उसका फैंसी नाम है सेंट्रल टेंडेंसी। और इसको आसान लफ्ज़ में बताऊं तो इसका मतलब होता है एवरेजेस। एवरेज निकालने को कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, के पूरे ओवरऑल डेटा का आपने एक सेंट्रल एवरेज निकाल दिया। ठीक है, तो उसमें क्या क्या आता है? मीन मीडियन मोड आता है। इसी के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्प्रेड पढ़ रहे हैं। स्प्रेड उम्मे कुलसुम अभी से ऐसी हो रही है यार, ये क्या हो रहा है? स्प्रेड में आप क्या पढ़ते हो कि डेटा किस तरह से आपका स्प्रेड हुआ हुआ है। डेटा याद रखना, वो डेटा अच्छा होता है जो ज़्यादा कंसिस्टेंट हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल तुम समझो तुम एक कंपनी चला रहे हो, तुम्हारे पास कंपनी के कैश फ्लोज हैं हर महीने के। ठीक है, एक में तुम्हारा कैश फ्लो -100 है, फिर 100 है, फिर एकदम से 20,000 है, फिर कैश फ्लो तुम्हारा हो रहा है -5,000। ये कैश फ्लो के जो फिगर्स हैं ये अच्छे होंगे या जो कंसिस्टेंट पॉजिटिव 1000, 2000, 3000, 4000, 1000, 2000, मतलब देख लो वैल्यूज़ करीब करीब बता रहा हूँ। तो वो डेटा जितना कम फैला हुआ होता है ना उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो द लेसर द स्प्रेड, ये वो चिकन स्प्रेड नहीं है, पीनट बटर वाला स्प्रेड नहीं है, ये वो वाला स्प्रेड है, वैल्यूज़ का स्प्रेड है। तो वैल्यूज़ का स्प्रेड जितना कम होगा उतना डेटा कंसिस्टेंट होगा, और जितना डेटा कंसिस्टेंट होगा उतना रिलायबल होगा। क्योंकि डेटा से हमें क्या करना होता है? फोरकास्टिंग करनी होती है, कैलकुलेशन करनी होती है ना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो जितना कंसिस्टेंट होगा तो हमारे लिए फ्यूचर आउटकम को प्रेडिक्ट करना उतना ही ज़्यादा आसान हो जाएगा और डेटा रिलायबल हो जाएगा। तो इसलिए द लेसर द स्प्रेड द बेटर इट इज़। वाओ राइमिंग। सो लेट्स गो टू द सेकंड थिंग, द सेकंड थिंग दैट वी आर डूइंग आफ्टर द स्प्रेड। स्प्रेड में आप क्या पढ़ते हो? अब जो ओ लेवल में तुमने नहीं पढ़ा वो सब पढ़ रहे हो। यहाँ पे क्या क्या पढ़ रहे हो? यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ रहे हो, वेरिएंस पढ़ रहे हो, और आपके पास और भी चीज़ें होती हैं मैं बताऊंगा। ठीक है, तो स्प्रेड्स पढ़ रहे हैं, और स्प्रेड के बाद हम पढ़ रहे हैं रिप्रेजेंटेशन। अब ये तुम लोग पढ़ के आए हो, इसमें तुम लोगों ने डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हिस्टोग्राम बनाते हैं, पाई चार्ट बनाते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, बार चार्ट बनाते हैं, तो वो सारी होती है रिप्रेजेंटेशन। तो ये टोटल मिला के आप पढ़ने वाले हो डेटा के बारे में कि डेटा को हैंडल कैसे करना है। ओके, सो दिस इज डेटा हैंडलिंग। लेट्स गो टू द सेकंड टॉपिक फॉर टुडे। इन S1 यू विल बी डूइंग, इसके बाद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब तुम लोग के पास कैलकुलेटर नहीं है, नहीं तो मैं बताता है इसमें क्या करें। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वैसे पता है तुम्हें क्या होता है? यार तुम तीनों ना, तुम तीनों में से मुझे ना कोई ना 2 लोग सेलेक्ट करने हैं जो बास्केटबॉल टीम में जाएंगे फॉर एग्जांपल। तो सेलेक्ट करने की क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकती हैं? अब कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है ऑर्डर मेरे लिए मैटर नहीं करता कौन पहले आ रहा है, पहले मारिया आ जाए या पहले उम्मे कुलसुम आ जाए या पहले एनसी आ जाए, कोई भी आ जाए, ऑर्डर मैटर नहीं करता, कोई भी आ जाए। तो मैं कहूँगा ठीक है, अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता तो ये 3 लोग हैं, ठीक है, तो इन तीनों में से यानी कि फॉर एग्जांपल ABC है, मुझे चाहिए 2, तो इसके कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस? मैं बोलूँगा या तो AB हो जाए, या तो BC हो जाए, या AC हो जाए। कितने पॉसिबल तरीके हो गए ये? 3। देयर आर 3 वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 पीपल आउट ऑफ 3 पीपल। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसमें ऑर्डर मैटर, इसी के अंदर मैं कहूँ ऑर्डर मैटर करता है, फिर क्या होगा उम्मे कुलसुम, सॉरी मारिया, क्या होगा बताओ? हाँ, फिर ये 2 चीज़ें काउंट होंगी, AB और BA 2 अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी। अब ऑर्डर मैटर कर रहा है ना कि पहले कौन आ रहा है,
तो मैं ए बी बोलूँ या बी ए बोलूँ तो अब मैटर करता है मेरे लिए। तो मैंने कहा ठीक है यार, ये तो फिर वही वाली बात हो गई कि आप कह रहे हो चलो तीन तो यही हो गए, इन्हीं तीनों को स्वैप कर लो, ए बी को बी ए बना दो, सी बी बना दो, सी ए बना दो। तो जब ऑर्डर मैटर करता है तो कितने पॉसिबल तरीके हो गए मेरे पास? 6। ये काम आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो। कैलकुलेटर उठाओ ज़रा और हमारी आप सबसे शेयर करें और दिखाएं सबको। मल्टीप्लाई के बटन के ऊपर देखो सी लिखा हुआ होगा और शायद डिवाइड के ऊपर जो है पी लिखा होगा। ऑपोजिट है, देखा? इतने साल बाद भी मैं इसको आई एम नॉट गेटिंग इट राइट। तो 3C2 करो तुम, पहले लिखो 3, फिर शिफ्ट दबा के मल्टीप्लाई का निशान, आई थिंक मल्टीप्लाई के ऊपर है ना, डिवाइड। 3 आ रहा है आंसर। और हमने कितना निकाला था फिजिकली लिख के? ये पता है क्या किया हमने अभी? ये हमने कहा कि अगर 3 लोग हैं तो इसको कहते हैं टोटल, इसको बोला जाता है NCR। क्या कहा जाता है? C फॉर कॉम्बिनेशन। C का मतलब होता है चूज करना, सेलेक्ट करना। और सिलेक्शन को कंसिडर किया जाता है कि जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, कि पहले कौन आ रहा है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये 2 बंदे आ रहे हैं ये ठीक है, पहले कोई आ जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कौन सा मैंने फर्स्ट सेकंड पोजीशन देनी है उनको। तो इसको कहते हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन है। तो मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ कि कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि जब आप बड़े बड़े चीज़ों के अंदर ये चीज़ कर रहे हो तो ना, आप ये थोड़ी करते बैठ के कि ए बी कर लो, बी ए कर लो। अब सोचो 20 चीज़ें हैं, 20 में से मुझे 15 चीज़ें सिलेक्ट करनी है। माइंड ब्लोन। क्या क्या करना पड़ेगा पता नहीं। अब तुम एक दफ़ा लिख के देखो मारिया कि 20 में से मुझे 15 लोग सेलेक्ट करने हैं, तो 20C15 का ज़रा मुझे आंसर बताओ। 15,504। कौन सोचेगा इतनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस फिजिकली? सोच सकते हैं क्या? कोई भी नहीं सोच सकता भाई। तो ये टेक्निक है, और इस चैप्टर में हमने टेक्निक सीखनी है कि सिलेक्ट करने का कोई तरीका क्या है, ताकि हमें फिजिकली ऐसे सोचना ना पड़े। बट द कॉन्सेप्ट इज दिस। समझ गए बात? कितने लोग पूरा कॉम्बिनेशंस परम्यूटेशन पढ़ लेते हैं लेकिन उनको ये बेसिक चीज़ ही नहीं पता होती कि पढ़ क्यों रहे। ये मैं तुमसे ऑनेस्ट बात कर रहा हूँ। लोग एडमैथ्स में ये पढ़ के आते हैं। मैं जब यहाँ पूछता हूँ अच्छा बताओ इसका मतलब क्या होता है, कोई एग्जाम्पल दो। सर वो 63 का ये आंसर आता है। अच्छा क्या होता है भाई, एक्सप्लेन तो कर दो। पता ही नहीं होता कॉन्सेप्ट, रॉ मतलब कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। खैर, तो यू नाउ नो द कॉन्सेप्ट, फील लकी। सो अब मुझे बताओ 6 का जो आंसर है हमने सी कर लिया, उसके बराबर में क्या है? पी। पी स्टैंड्स फॉर परम्यूटेशन। का मतलब होता है अरेंज करना। क्या करना? तो अरेंज जब मैं करूंगा तब तो ऑर्डर मैटर करेगा ना, क्योंकि बात अरेंजमेंट की हो रही है। मारिया यहाँ पे है या मारिया यहाँ पे है, ये 2 अलग अलग बातें हैं ना। ऑर्डर मैटर कर रहा है कि कौन किधर बैठा हुआ है। इसी वजह से हमने कहा था कि पहले कौन आ रहा है बाद में कौन आ रहा है, ये वाली चीज़ मैटर करेगी। तो अगर बी ए था और ए बी, तो ये 2 अलग अलग बातें थी। आंसर क्या? 6 आया था। अब इसको ज़रा लिखो मारिया, कैलकुलेटर में लिखो 3P2 और मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है। और मैं कुछ तुम कह रही बस हो गई यार मेरी, बस अब नहीं पढ़ना मुझे, आज ही ड्रॉप करूँगी मैं जाके। तो इसका आंसर आ गया 6। अब ये ज़रा ये आपकी ये जो सिस्टर फ्रेंड्स हैं इनसे भी शेयर करें प्लीज़। उम्मे कुलसुम एक दफ़ा तुम भी हाथ इसको दो, इसको कैलकुलेटर दो, इसको ज़रा करवाओ एक दफ़ा। और देखो कैसे करना है, मैं बोल रहा हूँ ना, उससे करवाओ, उसको नहीं पता। तो ये क्या हुआ उम्मे कुलसुम, ये हमारे पास एक टेक्निक आ गया कि अगर मैं कोई बड़े नंबर्स देता हूँ तो वी कैन जस्ट डू इट लाइक दैट, राइट। इनसे एक दफ़ा तुम भी ट्राई कर लो यार। अब देखो व्हाट वी आर डूइंग हियर, अभी तुम्हारे सामने लाइव एग्जांपल है। मारिया, अब नाउ टेल मी, कैन वी डू दिस थिंग इन अ ग्रुप ऑफ लाइक 30-40 स्टूडेंट्स? नो वी कांट। वो घरेलू मसले मसाइल डिस्कस हो रहे होते हैं पीछे, काम तो पीछे रह जाता है। सो दिस इज़ लाइक अ प्रीमियम प्लेस फॉर यू टू यू नो यहाँ पे नहीं कर रहे ना अगर, तो भाई कोई नहीं करवा सकता, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। सो व्हाट डिड आई जस्ट टेल यू, नाम थोड़ा अजीब सा लग रहा था तो मैंने कहा थोड़ा सा यार बैकग्राउंड दे दूं कि इसमें हम क्या सीखेंगे।
वाई इज़ दिस सो इम्पोर्टेंट? लेटर ऑन जो तीसरा चैप्टर आएगा, देखो कैसे कनेक्टेड है सारा S1 के बारे में मुझे ये चीज़ एक अच्छी लगती है कि इट्स ऑल कनेक्टेड लाइक अ चेन। जो आप पीछे पढ़ो वो आगे वाले चैप्टर में अप्लाई हो रहा है, फिर जो पीछे 3 चैप्टर पढ़े हैं वो चौथे वाले में अप्लाई हो रहे हैं, तो इट्स ऑल कनेक्टेड, इट्स लाइक वन यूनिट। अब देखो इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद आप पढ़ोगे प्रोबेबिलिटी। तंग करता था ना ओ लेवल मैथ्स में, अच्छा नहीं लगता था ना, अब अच्छा लगेगा। मैं गारंटी वाला काम कराएंगे, गारंटी के बगैर काम ही नहीं कराएंगे, वरना पैसे वापस, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में क्या हो रहा है, अब तुम प्रोबेबिलिटी में तुम लोग को याद होगा हम क्या करते थे, हम कहते थे कि यार टोटल पॉसिबिलिटीज़ कि क्या क्या हो सकता है, और ऊपर क्या आता था, वो जो भी पूछता था कि यार ये करने का क्या चांस है, तो हम कहते थे यार अगर 10 तरीके हैं, जैसे मैं तुम्हें वो एक एग्जाम्पल दूँ बैग की, इनसिया एक बैग है, कौन सा वाला, महंगा वाला बैग लें लुई विटॉन का, या ये चलेगा LV की सस्ती कॉपी, चलो ठीक है, उसमें एक बॉल ब्लैक और वाइट, ब्लैक वाली हो गई 4, वाइट वाली हो गई 6, कितनी हो गई टोटल? अब इमेजिन कर लो इस बैग में ना फिजिकली 10 बॉल हैं, आप ऐसे इसको पहले हिलाते हो अच्छे से, अब आपको नहीं पता, अब आप आंखें बंद करके एक बॉल निकाल लो, आपको नहीं पता बैग में से क्या आने वाला है, अनलेस एंड अनटिल आपने यूँ चीटिंग करके देख लिया, फिर आपने कहा हाँ मुझे नहीं पता, तो वो चीटिंग हो जाती है। फिर तो 100% चांस हो गया ना, आपको पता है कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, आप बोलोगे व्हाट इज द चांस दैट द ब्लैक कैन कम आउट, सो यू वुड 100% चांस है, आपने देख लिया, रैंडम तो नहीं है। तो रैंडम क्या होता है, जब आप हिला देते हो और आपको नहीं पता कुछ भी होने वाला। सो देन वी लुक एट द काउंट। सो व्हाट इज द काउंट, अगर इसमें से ब्लैक आती है तो मैं बोलूंगा 4 आउट ऑफ 10। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो मैंने पहले बात की थी वो कैसे कनेक्टेड है, ये 4 का क्या मतलब है, आप मुझे बताओ ब्लैक वाली कितनी पड़ी है अंदर? 4। आप एक बॉल उठा रहे हो ना कोई, मुझे ज़रा कैलकुलेटर पे 4C1 का आंसर बताना क्या है, कि 4 में से कोई भी एक सेलेक्ट करूं तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? कैलकुलेटर पे 4C1 करो, 4 आ रहा है आंसर, और फिजिकली सोच के भी समझ आता है 4 चीज़ें, तो 4 में से कोई भी एक आएगा तो 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये वाली ब्लैक आ जाए, ये, ठीक है। अच्छा अब 10 में से कोई एक आ जाए, कोई सी भी, मैं कहूँ कि यार टोटल पॉसिबिलिटीज़ क्या है, तो टोटल मिला के आपके पास 10 है ना, 10 में से कोई भी एक आने के 10 चांसेस हो जाएंगे। तो दैट इज़ वाई वी वर सेइंग कि अगर मैं 10 में से कोई एक सिलेक्ट करूँगा तो उसके 10 हैं चांसेस, और 4 में से कोई एक सिलेक्ट करूँगा तो 4 हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है इस तरह से कि रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबिलिटी। ये ना प्रोबेबिलिटी की क्लासिक डेफिनेशन है। कोई पूछे ना तुमसे कभी, कोई जैसे तुम्हारे यंगर सिबलिंग्स होंगे या तुम्हें किसी को बताओ ना भाई क्या प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जैसे हम बार बार बोलते हैं ना यार ये 4/10 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा क्या बनेगा, मुझे बताओ 5, जो कि अगर हम देखें तो बनता है 0.4। 0.4 को 100 से मल्टीप्लाई करो कितना बनता है? 40%। मतलब हम चाह रहे हैं, हम यूँ कहते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज, यार 50-50 लग रहा है मुझे, है ना, या 40% चांस, ऐसे तो नहीं बोलते, हम हमेशा ही बोलते हैं 50-50 लग रहा है। तो ये क्या होता है 50-50, लाइक वी आर नॉट श्योर, वी आर इक्वली अनश्योर ऑफ द आउटकम, कि शायद हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो ये जो हम बोलते हैं ना 50-50, ये प्रोबेबिलिटी होती है कि बेस्ड ऑन द प्रीवियस सच थिंग्स, मेरी एक जहन में मेमोरी है और मुझे लग रहा है कि शायद ऐसा होगा, तो फ्यूचर के लिए हम एक प्रोबेबिलिटी दे देते हैं कि यार ऐसा। तो अब मैथमेटिकली कैसे करते हैं, हम कहते हैं कि जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं डिवाइडेड बाय टोटल। जैसे अभी मैंने कहा 4 दफ़ा ब्लैक आ सकती थी और नीचे 10 में से 10 बॉलें कोई भी आ सकती हैं, तो टोटल अगर बात करें तो इट्स 4 आउट ऑफ 10, राइट। तो ये जो पॉसिबिलिटीज़ है ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, कभी कभी बड़े सिनेरियोज होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, तो उनको काउंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, टेक्निक चाहिए, शॉर्टकट चाहिए। तो वो चैप्टर जो था ना वो आपका चैप्टर नंबर 2 था, ये वाला। कि जैसे मैंने तुमसे एकदम से पूछा था, मैंने कहा यार 3 लोग हैं, 3 लोगों में से मुझे 2 लोगों को अरेंज करना है 2 लोगों को अरेंज करना है, तो आपने क्या बोला था 3p2, सही है ना, यही बोला था ना। और अगर मैं कहता मुझे तीनों को अरेंज करना लाइक 3p3, तो कितना हो जाता? ये भी आंसर वैसे 6 ही आता, लेकिन ये चीज़ मैं चलो तुम्हें सिखाऊंगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे बनाते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी तो खैर अभी हो नहीं सकती, इसको छोड़ो, मैं बाद में बताऊंगा। मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि यार प्रोबेबिलिटी के साथ कनेक्टेड है ये, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में भी आप आउटकम्स देखते हो कि क्या क्या हो सकता है, तो जो देखना है हमें क्या क्या हो सकता है वो हम उस टेक्निक से भी निकाल सकते हैं। इनसिया साथ हो ना, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, ऐसी एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, बस तुम मेन चीज़ ये याद रखो कि हाँ यार हमने बाद में प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। अच्छा प्रोबेबिलिटी के बाद क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी के बाद आएगा
इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत सारे लोग इसको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल भी बोलते हैं, तो मैं इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फिर भी प्रेफर करता हूँ बोलना, क्योंकि वो थोड़ा मुझे फैंसी लगता है, क्योंकि एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम देख रहे होते हैं। बाद में सिखाऊंगा कैसे, अभी इसकी एग्जांपल दूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। सही है, तो बहुत लंबी नहीं करेंगे आज, शॉर्ट शॉर्ट रखेंगे। आज सिर्फ मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि यार देखो हम ये करने वाले हैं। इनसिया कह रही है सर हो गया आज का, बहुत हो गया ऑलरेडी शॉर्ट में भी। खैर, आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ ग्लिम्प्स ऑफ व्हाट वी आर अबाउट टू डू इन द अपकमिंग मंथ्स। आई होप आज जाके तुम लोगों में से कोई भी मैच ड्रॉप नहीं करेगा यार वरना वो पता नहीं होता ना, आप कहते चलो यार अच्छा हो गया यार, कल स्कूल आते हैं सर आपके 2 बच्चे ड्रॉप हो गए सुबह सुबह ही झटका लग जाता है सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यार हमारी क्लास तो ओवर नहीं होगी, नहीं है अभी टाइम। इधर किसी को वैसे भी आना तो नहीं होगा ना, ये तो डेडिकेटेड क्लासरूम्स है ना। क्या बात है, नहीं दूसरे लोगों की क्लास होगी। आई थिंक सर अब्दुल वारिस की होगी, के बाद फिर से सोशियोलॉजी क्लास है। सोशो की है यार। नहीं मेरी क्या मतलब नहीं यार मैं तुम लोग को बताऊँ, तुम लोग अगर सुबह के अपनी क्लासेस लेके घर जा रहे हो ना टाइम पे, ये कराची में इस वक्त में लग्जरी है। मैं तुम्हें बताऊँ, आई सीन मैनी स्टूडेंट्स गोइंग टू दीज कॉलेजेस, नेक्सर सीडर। अबे KGS के स्टूडेंट्स भी आते हैं भाई, इतनी दूर जाते हैं, कहाँ से, नॉर्थ की साइड से KGS जा रहे हैं, और फिर उसके बाद ट्यूशन के लिए अलग गुलशन वुलशन जा रहे हैं। यार हाउ कैन यू जस्ट इमेजिन हाउ कैन दे मैनेज ऑल ऑफ दिस। तो मुझे तो लगता है कि लग्जरी आपके पास अगर इस तरह का इन्वायरमेंट हो, अगर सामने टीचर बैठा है उसकी बात समझ आ रही है ना आपको, तो बहुत कोई नेक्स्ट लेवल टीचर होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको बात समझ में आ रही है तो घर जाके थोड़ा काम खुद कर लो और A-levels निकाल लो। 2 साल की जर्नी है छोटी सी, है ना। मेन चीज़ क्या है कि टारगेट यूनिवर्सिटी मिलनी चाहिए, है ना। मारिया कह रही सर एग्जैक्टली मेरे जहन में ये था कि मुझे बस टाइम निकालना है यहाँ पे, आप बस जल्दी जल्दी बता दें मुझे। मारिया तो वैसे भी आना नहीं चाह रही थी यहाँ पे। अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, वहाँ पे P1 में एक्सपेंशन मैंने बोला था ना, A+B होल थिंग स्क्वायर, वहाँ तुम फॉर्मूला सीखते हो, यहाँ उसको अप्लाई करते हो, यहाँ पे एप्लीकेशन सीख रहे हो। मैं बताऊँगा किस तरह, अभी सिर्फ बोल के छोड़ रहा हूँ। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आ जाओ जियोमेट्रिक है। ये बाइनोमियल का ना समझ लो छोटा भाई है या छोटी बहन है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। पहले नहीं होता था, 2020 में ऐड हुआ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो मैं डिस्ट लिख रहा हूँ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, सही। और सबसे लास्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है, जो चीज़ आप S1 में पढ़ लेते हो ना, जो आगे जाके स्टेटिस्टिक्स में तुम्हें हर जगह नजर आएगी, तुम रिसर्च में चले जाओ, किसी भी चीज़ इकोनॉमिक्स में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, तुम्हें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत नजर आएगी। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दैट यू विल एवर मतलब कम अक्रॉस इन योर लाइफ। बहुत अच्छा है। अच्छा, अब ये हो गया, अब ये तो हो गया, इसकी ज़रा हम टाइमलाइन की बात कर लें थोड़ी सी। यार देखो, ये वाली चीज़ ना अभी हम सितंबर में स्टार्ट कर देंगे और होपफुली सितंबर आराम से काम करेंगे। इसको स्लो लेके चलो, कोई टेंशन नहीं है, इसमें भगाने की ज़रूरत नहीं है। और भगाने से बस मेरा ये मतलब है कि भगाने में शायद मैं असाइनमेंट ज़्यादा दे रहा हूँ और जल्दी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्विंग करा के आगे बढ़ूँगा। इसमें थोड़ा असाइनमेंट कम दूंगा, बोलूँगा आराम से काम कर लो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक दिखा देना। इसमें थोड़ा चल सीन होगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अक्टूबर में कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी को हम कर लेंगे नवंबर में, एंड कोशिश करेंगे कि यार यहाँ तक हम अपना जो है ना सिलेबस लेके आ जाए दिसंबर के लिए, क्योंकि दिसंबर के भी ऑलमोस्ट एंड में 18 तारीख तक हम जा रहे हैं। तो कोशिश करेंगे दिसंबर तक हमारे मिड्स के लिए हम यहाँ तक लेके आ जाएंगे, एंड देन द रेस्ट विल बी डन आफ्टरवर्ड्स। जनवरी फरवरी ये दोनों जनवरी के अंदर ही ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी इस तरह लगा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये हमें करके जनवरी में इस पे आ जाना चाहिए, और इसको हमें फेब और मार्च लगाना चाहिए, मार्च का मिड कह लो, तो ऐसा हमारा जल्दी ख़त्म हो जाएगा P1 से। ओके, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। हम यहाँ पे इसको रोक लेते हैं, ठीक है, और 5-10 मिनट आराम से चिल करते हैं यार।